हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर से होने वाली बीमारियों की, और आज हम बात करेंगे फंगस से बीमारी होती है उनके बारे में भी। क्योंकि तुमने इनके बारे जैसे तुमने दमा देखा होगा, दमा हो जाती किसी को खांसी, और हीमोफीलिया हो जाता, तो ये मतलब कभी कभी मैच करने के लिए आते हैं कि बताओ ये फंगस से होता या ये अनुवांशिक रोग है। तो इस तरीके से आ जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन्हें आज जानते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम अनुवांशिक रोग की। अनुवांशिक रोग किन्हें कहते हैं? जो जेनेटिक डिसऑर्डर से होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होते हैं? जैसे माता पिता से, जो माता पिता को बीमारी है वो ही बच्चों में लग गई है ना, तो उसे बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि बच्चों के अंदर माता पिता से आती है। और इनका सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र की वजह से ये, अगर गुणसूत्र जो होते हैं ना, अगर उनमें जैसे घट बढ़ जाते तो सबसे ज्यादा ये बीमारी तब देखने को मिलती है। जैसे अभी भी मैं बात करता हूँ वर्णांधता की, ये क्या है? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसे। इसमें जो इससे पीड़ित रोग होता है ना, रोगी होता, उसे लाल और हरा ये दो कलर पहचानने में प्रॉब्लम होती। और ये जो ना अधिकांश ये पुरुषों में पाया जाता है ये, लेकिन इसकी वाहक जो होती है ना वो स्त्री होती है, लेकिन पाया पुरुषों में जाता है ये। महिलाओं में ये जब भी देखने को मिलता है जब XX गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। महिलाओं में बीमारी जब भी देखने को मिलती है जब इनके XX गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। तो ये क्या है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा वो, बताओ वर्णांधता किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। वायरस दे देगा ऑप्शन, मतलब जीवाणु दे देगा, विषाणु दे देगा, विषाणु, और एक ऑप्शन दे देगा तुम्हें फंगस दे देगा, और एक लास्ट में पूछ लेगा वो कि अनुवांशिक, जेनेटिक, है ना, अनुवांशिक। तो ये किस तरीके का रोग है, किसकी वजह से होता है? तो ये अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक की वजह से होता, न कि जीवाणु, विषाणु और फंगस की वजह से। तो दोस्तों तुमने देखा होगा कुछ लोगों के मतलब चोट लग जाती है तो खुरंट नहीं जमता, मतलब जो थक्का होता है वो नहीं जमता। देखा होगा तुमने, नॉर्मली वैसे आधे घंटे के अंदर अंदर जम जाता है जो नॉर्मल होते। लेकिन जो हीमोफीलिया से प्रभावित होते हैं ना मरीज, उनके 24 घंटे तक भी उनके रक्त का थक्का नहीं जमता। तुम पता कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का जमने में मदद करता? याद है तुम्हें? नहीं याद तो जाकर विटामिन वाली वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। तो मुझे भी बताओ कौन सा विटामिन था वो जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमता। तो हीमोफीलिया क्या होता है? ये भी पुरुषों में पाई जाती है नॉर्मली ये बीमारी भी, और इसमें महिलाओं में जब ही होती है जब इसके XX जो गुणसूत्र हैं ये प्रभावित होते हैं, है ना, कम या ज्यादा होते तब होती है इनमें, महिलाओं में। और हेल्डन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनका मानना तो ये था कि ये जो हीमोफीलिया है ना, ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, और उनसे ये फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी। लेकिन और इस रोग की वाहक भी कौन होती? स्त्रियां होती। सिंड्रोम, ये अधिकांश महिलाओं में पाए जाने वाला एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता, जब महिलाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 45 होती तब उनके अंदर ही देखने को मिलता, और उनसे क्या होता, शरीर अविकसित होता, जननांग जो होते हैं उनके वे क्या होते हैं, वे भी अविकसित रहते हैं, और कद भी छोटा हो जाता है इस बीमारी में, और बांझपन की प्रॉब्लम उनमें देखने को मिलती है जिनके अंदर ही टर्नर सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम होती है ना। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम ये भी एक अनुवांशिक रोग है ये, लेकिन ये पुरुषों में पाया जाता, और ये पुरुषों में तब हो जाता जब उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? 47 होती। देखो गुणसूत्र कितने होते? 23 होते, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46। एक कोशिका के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े यानी कि, और ये कितने हो रहे हैं? ये 47 हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे पुरुषों के अंदर कौन सी बीमारी हो जाएगी? ये क्लीनेफेल्टर। अभी मैंने बताया अगर 45 होते हैं महिलाओं के अंदर तो उन्हें वे बांझ हो जाती, और अगर ये पुरुषों के अंदर ज्यादा हो जाता है एक, तो पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं, और इनसे क्या होता है, जो उनके वृषण होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते, और जो चेस्ट है वो क्या हो जाती है? जैसे महिलाओं की चेस्ट होती है बिल्कुल ऐसी उनकी पुरुषों की भी हो जाती। तो ये किसकी वजह से होता है? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम की वजह से। डाउन सिंड्रोम ये भी एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वे मंदबुद्धि होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, और इस बीमारी को क्या बोला जाता है? मैंगोलिज्म भी बोला जाता है, जो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। बात करते हैं हम पटाऊ सिंड्रोम के बारे में। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, तुम देखा हो कुछ बच्चे जिनका ऊपर का होठ जो होता वो कट जाता बीच से,
है ना, तो थोड़ा सा अजीब तरीके का उनका होठ होता है, तो वो होता है पटाऊ सिंड्रोम की वजह से। और ये इससे जो पीड़ित बच्चे होते हैं वे क्या होते हैं, उनकी जो नेत्र क्षमता है, देखने की क्षमता, वो भी प्रभावित हो जाती है। तो वो पटाऊ सिंड्रोम की वजह से होता है। देखा होगा तुमने होठ कटे हुए, सर्जरी करा कर, हालांकि आजकल तो सब कुछ सही हो जाता, लेकिन वो पटाऊ सिंड्रोम की प्रॉब्लम की वजह से होता। तो दोस्तों मैंने तुम्हें ये अनुवांशिक रोग बताए। दोस्तों बात करते हैं फंगस यानी कि फफूंद से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, दमा, जिसे अस्थमा भी बोला जाता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक एक कवक होता है, ये कहाँ पहुंचता है, हमारे फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में जो काम है उसे अवरुद्ध कर देता। और ये कैसी बीमारी है दमा, ये कैसी है, संक्रामक रोग है। कैसा, संक्रामक रोगों को क्या बोला जाता, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती, वे रोग, जैसे अभी किसी के आंखों में प्रॉब्लम है, उसने क्या लगा रखा, चश्मा लगा रखा, जिसे ये बीमारी है, आंखों की देखने में प्रॉब्लम है, उसके साथ तुम रात दिन रहो, उसके साथ खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन वो बीमारी तुम्हारे अंदर नहीं आने की। तो आंखों वाली जो ये नजर कमजोर हो जाती, तो ये बीमारी कैसी होती, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे NCD भी बोला जाता। लेकिन ये कैसी है, संक्रामक। अगर तुम किसी दमा के मरीज के साथ रहोगे, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रहोगे, तो क्या होगा, ये संक्रामक रोग और ये तुम्हें भी लग सकता। तो याद रखना कैसा रोग है, संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है एक तरीके की। बात करते हैं एथलीट फुट के बारे में। ये भी एक प्रकार का फंगस से होने वाला रोग है, ये पैरों में होता और ये टेनिया पेडिस नामक कवक की वजह से होता है। या पेडिस एक प्रकार का ये भी एक संक्रामक रोग है, जो पैरों के मतलब फटने की वजह से, या जो सूज जाते हैं ना, मोटापा मतलब उनके ऊपर भरम सा आ जाता, मोटापा सा आ जाता, तो उसकी वजह से ये होता है, ये टेनिया पेडिस। याद रखना ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो त्वचा में होता, त्वचा के ऊपर होता। ठीक है, दूसरा वाला जो बताया था ये दमा, वो होता फेफड़ों में। तो बात करते हैं हम खाज के बारे में, जिसे इसके बीज बोला जाता है नॉर्मली इंग्लिश में। और ये किसकी वजह से होता है, ये एक्रेस इसके बीज नामक जो इसका कवक है, इसकी वजह से होता। और ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि ये संक्रामक है या नॉन संक्रामक, है ना। तो ये क्योंकि ये क्या है, नॉन गैर संक्रामक। ये क्या है, क्योंकि ये खाज अगर किसी के आ रही है और तुम उसके पास बैठ जाओ, तो ये 100% चांस है कि तुम्हें भी वो खारिश हो सकती है। तो ये भी फफूंद से होने वाला रोग है। और इसमें क्या होता है, खाज आने लगती है और सफेद चकत्ते शरीर के ऊपर पड़ने लगते हैं कभी कभी। तो दोस्तों अभी मैंने तुम्हें खाज के बारे में बताया, ये तो इसके बीज होगी, लेकिन खाज का भी एक दूसरा रूप होता है जिसे बोलते हैं दाद। इसे इंग्लिश में बोला जाता है रिंग वर्म। तुमने देखा होगा दाद के लिए, तुमने ऐड देखा होगा, रिंग गार्ड बताते हैं वो, है ना। तो ट्राइकोफाइटोन लेरू कोशम की जो कवक होता है उसकी वजह से ये फैलता। और इसमें क्या होता है, त्वचा पे क्या हो जाते हैं, इस तरीके के गोल गोल चकत्ते से पड़ जाते हैं लाल रंग के। और ये भी एक क्या है, एक संक्रामक रोग है। मैंने बता दिया ना, संक्रामक और नॉन संक्रामक मतलब गैर संक्रामक रोग कौन से होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहा जाता है, मैंने तुम्हें भी बता भी दिया। तो दोस्तों आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा है फंगस से होने वाले रोग।